निम्नलिखित में से किसे समानांतर अर्थव्यवस्था माना जा सकता है? अल्पघोषित आय को समानांतर अर्थव्यवस्था माना जा सकता है। यह उस आय को संदर्भित करता है जो करों से बचने के लिए आंशिक रूप से छिपाई गई या कम बताई गई है। एक समानांतर अर्थव्यवस्था, जिसे काली अर्थव्यवस्था या छाया अर्थव्यवस्था के रूप में भी जाना जाता है, उन आर्थिक गतिविधियों को संदर्भित करती है जिनकी पूरी तरह से सरकार या कर अधिकारियों को रिपोर्ट नहीं की जाती है, जिससे कर चोरी और गैर रिकॉर्ड किए गए लेन-देन होते हैं। इसमें आमतौर पर वह आय शामिल होती है जो कम रिपोर्ट की जाती है, बिल्कुल घोषित नहीं की जाती है और अक्सर अवैध या अर्ध कानूनी गतिविधियों से जुड़ी होती है। अर्थव्यवस्था के चक्रीय प्रवाह के सरल मॉडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? समस्त उपभोग समस्त व्यय से अधिक होता है। इसमें सरकारी हस्तक्षेप होता है। इसमें बाकी दुनिया के साथ कोई व्यापारिक गतिविधियां नहीं होती हैं, तो ये गलत है। चक्रीय प्रवाह की एक सरल मॉडल में कुल खपत कुल व्यय के बराबर है। परिवारों द्वारा अर्जित समस्त आय फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च की जाती है, इसलिए उपभोग और व्यय के बीच कोई विसंगति नहीं है। दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में चक्रीय प्रवाह वित्तीय बाजार के साथ घर और फर्म। तीन क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में परिवारों और सरकार के बीच, फर्मों और सरकारों के बीच। चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में घर, फर्म, सरकार और विदेशी क्षेत्र। किस औद्योगिक नीति में अति लघु उद्योग इकाई के लिए विनिमय सीमा बढ़ाकर 2 लाख कर दी गई? 1980। औद्योगिक नीति 1980। यह नीति आर्थिक महासंघ को बढ़ावा देने और एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाओं एमआरटीपी अधिनियम को विनियमित करने के लिए बनाया गया था। कुछ अन्य औद्योगिक नीतियाँ 1948 की। इसने देश में मिश्रित आर्थिक मॉडल की शुरुआत की। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति, एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार, एमआरटीपी अधिनियम में संशोधन। नई औद्योगिक नीति 1991 के मुख्य लक्ष्य लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। औद्योगिक नीति 1956 की अनुसूची ए में कितने उद्योगों को सूचीबद्ध किया गया था? 17 उद्योगों को। 1956 की नीति ने उद्योगों को प्रबंधन के आधार पर 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया। अनुसूची ए, बी एंड सी। ए में 17 उद्योग क्षेत्र शामिल थे जो केंद्र सरकार के अधीन थे। बी में 12, जिन्हें निजी क्षेत्र के साथ पालन करने के लिए राज्य सरकार पर छोड़ दिया गया था, और इसमें अनिवार्य लाइसेंसिंग प्रावधान शामिल था। और अनुसूची सी उद्योग, इसमें वे उद्योग शामिल थे जो अनुसूची और बी में नहीं थे और निजी क्षेत्रों के साथ और आईडीआर अधिनियम के तहत लाइसेंसिंग और विनियमन के अधीन भी थे। निम्नलिखित में से किसे प्रवाह चर का उदाहरण माना जा सकता है? चावल का उत्पादन, कपड़े का आयात, पूंजी परिवर्तन, तीनों को ही माना जा सकता है। प्रवाह चर एक परिमाणिक चर जिसे एक निश्चित अवधि में मापा जाता है। यह समयबद्ध है और समय की इकाई के अनुसार व्यक्त किया जाता है। उदाहरण: आय, व्यय, मूल्यह्रास, उत्पादन, उपभोग, निर्यात, किराया, लाभ, ब्याज। स्टॉक चर एक मात्रा जो किसी विशेष समय बिंदु पर मापने योग्य होती है। उदाहरण: पूंजी, संपत्ति, विदेशी ऋण आदि। प्रवास में वे कारक जो लोगों को अपने निवास स्थान अथवा उद्गम को छुड़वाने का कारण बनते हैं डैश कहलाते हैं, प्रतिकर्ष कारक कहलाते हैं, पुश फैक्टर कहलाते हैं। वे ऐसे कारक जो लोगों को मूल स्थान से दूर ले जाते हैं, जैसे युद्ध, राजनीतिक अस्थिरता या आर्थिक विपत्ति। अपकर्ष कारक वे कारक हैं जो लोगों को नए स्थान की ओर आकर्षित करते हैं, जैसे बेहतर आर्थिक अवसर, बेहतर शिक्षा या अधिक अनुकूल वातावरण। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? औद्योगिक प्रतिभूति बाजार को श्रेष्ठ प्रतिभूति बाजार के नाम से जाना जाता है। गिल्ट एड्ज मार्केट के नाम से जाना जाता है। द्वितीयक बाजार पूर्व निर्गमित प्रतिभूतियों को बेचने और खरीदने वाला बाजार है। इसे सही है। आरबीआई अपने खुले बाजार परिचालन ओपन मार्केट ऑपरेशन के माध्यम से श्रेष्ठ प्रतिभूति बाजार में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। ये भी सही है। प्राथमिक बाजार को नए निर्गमन बाजार के नाम से जाना जाता है, तो पहला ही गलत है। श्रेष्ठ प्रतिभूति बाजार को सरकारी प्रतिभूति बाजार के रूप में जाना जाता है। औद्योगिक प्रतिभूति बाजार को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। प्राथमिक बाजार नई कंपनी के शेयर आईपीओ जारी करता है, और द्वितीयक बाजार स्टॉक एक्सचेंज। द्वितीयक बाजार पहले जारी प्रतिभूतियों की बिक्री और खरीद के लिए एक बाजार है। समष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स निम्नलिखित में से किस अध्ययन से संबंधित है? संसाधनों को पूर्ण रूप से उपयोग न होने के कारण कुल निर्गत के निर्धारण। दोनों ही सही है। समष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था को समग्र रूप से देखता है और समग्र आर्थिक उत्पादन जैसे जीडीपी, बेरोजगारी दर, मुद्रास्फीति और राष्ट्रीय आय जैसी समग्र घटनाओं का अध्ययन करता है। मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था डैश का एक महत्वपूर्ण पहलू है, तो पूंजीवाद का एक महत्वपूर्ण पहलू है। पूंजीवाद एक आर्थिक व्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है और मुनाफा कमाने के लिए उन्हें संगठित किया जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका सीमित होती है और मुक्त बाजार उत्पादों की आपूर्ति, मांग और कीमतें निर्धारित करता है। उन 2 राज्यों के नाम बताइए जिनमें भूमि सुधार सफल रहा था, तो पश्चिम बंगाल और केरल।
कुमारप्पन समिति 1949 को स्वतंत्र भारत के लिए व्यापक भूमि सुधार उपायों का अध्ययन और अनुशंसा करने के लिए नियुक्त किया गया था। भूमि सुधार का तात्पर्य बिचौलियों को समाप्त करके भूमि जोत के स्वामित्व में परिवर्तन करना और जोतने वालों को भूमि का मालिक बनाना है। भूमि सुधार में 4 तत्व शामिल थे: बिचौलियों का उन्मूलन, काश्तकारी सुधार, जोत की सीमा तय करना और जोत की जगबंदी। व्यापार के लिए सहायक अनुषंगी में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? भंडारण शामिल है। व्यापार के लिए सहायक आवश्यक सेवाएं और कार्य जो व्यवसाय की सहायता करते हैं, जिसमें परिवहन, बैंकिंग, उदाहरण, बीमा, विज्ञापन आदि शामिल है। आर्थिक गतिविधियों के 5 विशिष्ट उदाहरण: वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, आपूर्ति, खरीद, बिक्री और खपत। 1948 के औद्योगिक नीति संकल्प में निम्नलिखित में से किस पर केंद्र सरकार का एकाधिकार नहीं था? लोहा और इस्पात पर केंद्र सरकार का एकाधिकार नहीं था। लोहा और इस्पात, आयरन एंड स्टील। औद्योगिक नीति संकल्प 1948 ने भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था घोषित कर दिया। 4 श्रेणियां थी: केंद्र सरकार का विशेष अधिकार, हथियार और गोला बारूद, परमाणु ऊर्जा का उत्पादन, रेलवे का प्रबंधन, नए उपक्रम, कोयला, लोहा और इस्पात, विमान निर्माण, जहाज निर्माण, तार, टेलीफोन आदि केवल राज्य द्वारा किए गए थे। सरकार द्वारा विनियमित किए जाने वाले उद्योग, बुनियादी महत्व के उद्योग, निजी उद्यमों, व्यक्तियों और सहकारी समितियों से इसके लिए खोले गए। बेहतर आर्थिक और सामाजिक अवसरों की पेशकश करने वाले अन्य देशों में देश की अत्यधिक कुशल, उच्च शिक्षित, पेशेवर आबादी के लिए एक महत्वपूर्ण अनुपात के उत्प्रवास को क्या कहा जाता है? ब्रेन ड्रेन कहा जाता है, मीन्स प्रतिभा पलायन। ब्रेन ड्रेन अत्यधिक कुशल और शिक्षित लोगों को एक देश में आवागमन है जहां वे बेहतर परिस्थितियों में काम कर सकते हैं और अधिक पैसा कमा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सकारात्मक अर्थशास्त्र से संबंधित है? मुद्रास्फीति अपस्फीति से बेहतर है। ये तो नहीं सही होगा क्योंकि मुद्रास्फीति अपस्फीति से बेहतर नहीं है। धन और आय के वितरण में असमानताओं को कम किया जाना चाहिए। असमानताओं को कम नहीं किया जाना चाहिए। कम विकसित देश के लिए विलासिता के सामानों को अधिक उत्पादन अच्छा नहीं है। धन की आपूर्ति में वृद्धि का अर्थ है अर्थव्यवस्था मूल्य वृद्धि, यही सही है। मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि से अर्थव्यवस्था मूल्य वृद्धि का पता चलता है। यह एक सकारात्मक कथन है क्योंकि यह धन आपूर्ति और कीमतों के बीच संबंध के बारे में एक वस्तुनिष्ठ अवलोकन है। आर्थिक डेटा का उपयोग करके इसका परीक्षण और सत्यापन किया जा सकता है। छोटे किसान और मौसमी मजदूर जैसे लोग जो नियमित रूप से गरीबी दायरे के अंदर और बाहर होते रहते उन्हें डैश के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। विलोडन गरीब के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। गरीबों की संख्या में उतार चढ़ाव, उनकी गरीबी की स्थिति बाहरी परिस्थितियों जैसे फसल कटाई के मौसम में और नौकरी की उपलब्धता के आधार पर बदलती रहती। कभी कभी गरीब लोग शायद ही कभी या विशिष्ट अस्थायी कारणों जैसे अचानक बीमारी, आर्थिक मंदी के कारण गरीबी में आते हैं। हमेशा गरीब लोग दीर्घकालिक गरीबी में रहते हैं और बाहरी परिस्थितियों के बावजूद गरीब ही रहते हैं। आमतौर पर गरीब वे लोग जो ज़्यादातर समय गरीब रहते हैं लेकिन कभी कभी गरीबी रेखा से ऊपर उठ सकते हैं। आय और रोजगार सिद्धांत अर्थशास्त्र की किस शाखा का दूसरा नाम है? समष्टि अर्थशास्त्र का दूसरा नाम है। समष्टि अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स द्वारा 1936 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी प्रकाशित करने के बाद उभरी। यह अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी, विकास दर, सकल घरेलू उत्पाद और मुद्रास्फीति जैसे समग्र परिवर्तनों पर केंद्रित है। डैश को व्यक्तिगत निर्णयन की इकाइयों जैसे कि उपभोक्ता संसाधनों के स्वामित्व, फर्मों के व्यवहार के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जाता है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र को अर्थशास्त्र की एक शाखा जो दुर्लभ संसाधनों के आवंटन और इन व्यक्तियों और फर्मों के बीच बातचीत के संबंध में निर्णय लेने में व्यक्तियों और फर्मों के व्यवहार का अध्ययन करती है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत मजदूरी, किराया, ब्याज और लाभ की अवधारणाओं को अध्ययन किया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।